गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर जेनेटिक्स में टॉपिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स ऑफ इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में कई बार हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। इनहेरिटेंस का अर्थ होता है जनरेशन टू जनरेशन। मेंडल ये बोल सकते हैं, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मेंडल्स की इनहेरिटेंस या मेंडल्स ने जो भी अपने रिजल्ट दिए, जो भी निष्कर्ष उन्होंने सुझाए हैं, उनको 3 नियमों के माध्यम से समझा है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इन 3 नियमों के माध्यम से उन्होंने इनहेरिटेंस को समझाया, या ये बोल सकते हैं गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ विशेष अपने रिजल्ट या निष्कर्ष प्रस्तुत किए। जो भी उन्होंने अपने नियम दिए तीनों, उस बेस पर वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इनहेरिटेंस के या मेंडल के नियमों की उपयोगिता निम्न है, ये बोल सकते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ध्यान ये रखना, द्वितीय नियम अपने पढ़ा था, पृथक्करण का नियम बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं। से जीन कॉन्सेप्ट की पुष्टि होती है। ये पहला इंपॉर्टेंस है मेंडल के नियमों का। उसमें भी कौन से नियम का? सेकंड नियम का, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, और विसंयोजन का नियम कहते हैं। अब यहाँ ये ध्यान में रखना है, जीन डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट या सेगमेंट को कहते हैं। डीएनए के विशेष खंड को जीन कहते हैं। डीएनए क्या आनुवंशिक पदार्थ होता है, कोशिका में उपस्थित केंद्रक में पाया जाता है। सामान्यतः डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुक बोल सकते हैं। यहाँ जीन कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि व्हाट इज जीन। सेकंड डेफिनेशन और मीन्स ऑफ जीन्स, once again gene concept means what is gene, second means of genes, third how many genes in organism like in garden pea plant, next location of gene, and last is function of gene। पहला है कि जीन क्या है। अगर जीन कॉन्सेप्ट का अर्थ देखें, जीन क्या है, जीन का सामान्य अर्थ क्या है। दूसरा है जीन किससे निर्मित होती है। दूसरा, जीन कहाँ स्थित होती है, क्रोमोजोम पर है, ध्यान रख लेना। सेकंड है, लास्ट है, जीन का कार्य क्या है। ये टर्मिनोलॉजी में अपन ने अर्थ लिया था। जीन से पहले क्या टर्म काम में लेते हैं वो भी ध्यान में रखना, फैक्टर। ये कुछ बिंदु हैं कि व्हाट इज जीन, मीन्स ऑफ जीन, हाउ मैनी जीन इन ऑर्गेनिज्म इन गार्डन पी प्लांट्स, सभी जीवों में जीन की संख्या कितनी होती है, जैसे गार्डन पी का एक्सपेरिमेंट, गार्डन पी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट है, ये बोल सकते हैं कि जीन की स्थिति कहाँ पाई जाती है और जीन का कार्य क्या है। सेकंड अगर हम लें, मेंडल के नियमों से अधिक उत्पादन वाली किस्में विकसित की जा सकती हैं। मेंडल के लॉज
नियमों के उपयोग से उच्च उत्पादन, हाई यील्डिंग बोलेंगे इसे, उच्च उत्पादन किस्मों, इसको बोलेंगे वेराइटीज, किस्मों को विकसित किया जा सकता है। अब देखो, उत्पादन का अर्थ है, एक तो इंग्लिश में हाई यील्डिंग बोलते हैं, हाई प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी अधिक मात्रा में फसलों से जो भी हम अंतिम उत्पाद प्राप्त करते हैं उसका अधिक उत्पादन। किस्म शब्द हम लेते हैं प्लांट्स के लिए, यदि यही स्थिति हम एनिमल्स के लिए लेंगे तो बोलेंगे ब्रीड, नस्ल। ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के दो एलील होते हैं तथा ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये अगला इंपॉर्टेंस है। देखो, नियम तो कौन सा है? द्वितीय नियम के अनुसार पृथक्करण का नियम बोलेंगे। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील कहते हैं। प्रत्येक जीन की दो एलील होते हैं, ये बोल सकते हैं। कुछ स्थिति में दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल एलील्स। ये दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जैसे पादप की ऊंचाई में कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये तीसरा इंपॉर्टेंस है। चौथा है हाइब्रिडाइजेशन मेथड से संकरण विधि से उपयोगी लक्षणों को, यानी यूजफुल को, उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक जाति में लाया जा सकता है। ये स्थिति एनिमल्स पर भी अप्लाई होता है। ये एनिमल्स में भी आर्टिफिशियल रूप से अच्छी नस्ल के पशु विकसित किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? उनमें उपयोगी लक्षण का विकास करके तथा हार्मफुल या यूजलेस अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। यानी उपयोगी लक्षणों को तो क्या विकास किया जा सकता है, और अनुपयोगी को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगला है मेंडल के नियमों से संकर संतति, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, में उत्पन्न
ट्रेड्स या लक्षणों के बारे में पता चलता है। देखो वंस अगेन, मेंडल के नियमों से यानी तीनों नियमों से हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग है, संकर जो संतति होती है उसमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उन लक्षणों के बारे में पता चल सकता है या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला है मेंडल के नियमों से, नियमों के उपयोग से पादपों में यानी प्लांट्स में रोग प्रतिरोधक डिजीज रेसिस्टेंट किस्मों का विकास किया जा सकता है। वंस अगेन, मेंडल के नियमों से प्लांट्स में, पौधों में रोग प्रतिरोधक किस्में विकसित की जा सकती हैं। जैसे अगर हम देखें वर्तमान में बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ऐसी अनेकों किस्में अनेक मेथड से विकसित की जा रही हैं। अगला है सजीवों में, यानी जितने सारे जीव हैं सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक घातक, लीथल बोलेंगे इसे, तथा हानिकारक जीन अप्रभावी, रिसेसिव बोलेंगे, होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में, डोमिनेंट जीन कहेंगे, प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आपको प्रकट या अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। देखो कहने का अर्थ यह है, यदि किसी जीव में या किसी सजीव में मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स को ऐसे हम ले सकते हैं गुण दोष। यदि किसी जीव में, लगभग सभी जीवों में ये बोल सकते हैं कि उपयोगी जीन भी हैं, लीथल जीन हानिकारक भी हैं। हानिकारक जीन ये मान सकते हैं कि कम संख्या में या नगण्य की संख्या में सभी जीन क्या करती हैं, किसी विशेष लक्षणों को नियंत्रित करती हैं, परंतु जो उपयोगी जीन है वो डोमिनेंट होती हैं तथा जो लीथल जीन है वो रिसेसिव होती हैं। जो उपयोगी जीन है या जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन की अभिव्यक्ति को रोक देती हैं, प्रकट नहीं होने देती हैं, जिसे एक तरीके से प्रबलता भी कहते हैं, एपिस्टेटिस। देखो किसी जीव में प्रभावी जीनों व घातक या अप्रभावी जीनों या हानिकारक जीनों की उपस्थिति होती है। सामान्यतः प्रभावी जीन अधिक उपस्थित होती हैं। ये प्रभावी जीन घातक जीनों या हानिकारक जीनों की अभिव्यक्ति को, उनके प्रकट होने को रोक देती हैं। उस स्थिति को प्रबलता कहते हैं। ऐसा मेंडल के नियमों के अनुसार संभव हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें, जिसे एक ब्रांच के रूप में भी हम पढ़ेंगे, यूजेनिक्स।
हिंदी में इसको बोलेंगे सुजननिकी, यूजेनिक्स सुजनकी। तो ये ध्यान में रखना है, बायोलॉजी की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। जेनेटिक्स भी क्या है, आनुवांशिकी भी क्या है, साइंस की ब्रांच है या बायोलॉजी की ब्रांच है, तो ये भी साइंस की ब्रांच है। क्या होगा इसमें मानव जाति के सुधार से संबंधित है ये। वंस अगेन, यूजेनिक्स साइंस या बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। ये बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति शाखा जिसमें मानव जाति के सुधार, इम्प्रूवमेंट बोलते हैं इसे, का अध्ययन किया जाता है। या ये भी बोल सकते हैं विज्ञान यानी साइंस या बायोलॉजी के वह ब्रांच जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है, ह्यूमन स्पीसीज के इम्प्रूवमेंट के से संबंधित है। देखो वंस अगेन, यूजेनिक्स क्या है, एक तो मेंडल के नियमों का इम्पोर्टेंस है, इसमें किससे संबंधित है, मानव जाति के सुधार से संबंधित है। ये स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो अपन ने लिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीटेड है। अब कुछ मुख्य पार्ट इसके अगर हम दोबारा देखें, जो आपने अध्ययन किए होंगे बुक से या ऑनलाइन क्लासेज से, जैसे ये आ जाए, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार अपन ने रिपीट किए हैं, जैसे व्हाट इज एलील, हिंदी में बोलेंगे युग्म विकल्पी क्या है, इसे कहेंगे, ये ध्यान रख लेना आप। जैसे आगे इसका आंसर हम लिख सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, एक जैसे ही आ जाएगा। ये भी कई बार टर्मिनोलॉजी आई है, ये पॉइंट्स आए हैं कई बार आपके सामने। व्हाट इज जीन, डीएनए के एक विशेष खंड को जीन कहते हैं। अगला है, अगर हम ये लें कि जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें इनहेरिटेंस व वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स शब्द दिया है, किसने दिया है, एक साइंटिस्ट थे बेटसन ने दिया है। जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें इनहेरिटेंस व वेरिएशन का अध्ययन हम करते हैं। अगला आ जाए, ये जीनोटाइप व फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप को बोलेंगे जीन प्रारूप, फिनोटाइप को बोलेंगे लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप क्या है, जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे जीन प्रारूप। बाह्य लक्षणों के आधार पर जो अनुपात तय किया जाता है उसे लक्षण प्रारूप। एक्सटर्नल अपीयरेंस बोल सकते हैं इसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस व डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप व फिनोटाइप लिखिए, लक्षण प्रारूप हिंदी में बोलेंगे। देखो ध्यान ये रखना है, मोनोहाइब्रिड पर मेंडल के दो नियम आधारित हैं। पहला लोब डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, दूसरा लोब सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में अपने जीनोटाइप किया है, वहाँ कितना किया है आपको ध्यान हो तो 1:2:1,
वहाँ फिनोटाइप किया है, लक्षण प्रारूप वो 3:1 की है। ये तो हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के या पृथक्करण के नियम के बोल सकते हैं। या अगर हम देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण के जीनोटाइप ये है 12, 24, 12, 12, 1। ये अगला है फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, ये है 9, 3, 3, 1। अगला देखो, यदि हम ये लें लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रभाविता का नियम, व लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यय के नियम के अपवाद या आलोचना लिखिए। आलोचना या अपवाद का अर्थ है जिन पर ये नियम अप्लाई नहीं होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अब तक कोई अपवाद या आलोचना नहीं है। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का देखें तो एक तो है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हिंदी में बोलेंगे इसे अपूर्ण प्रभाविता। मेंडलवाद के जो पुनः खोज करता है उनमें से एक तो थे हुगो डिब्रीज, वान शेरमार्क और एक कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा पर इस अपवाद या आलोचना की खोज की थी जो मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविता के नियम की आलोचना है। दूसरा है कोडोमिनेंस, इसको बोलते हैं सप्रभाविता। इसमें मानव का एबीओ ब्लड ग्रुप, AB केवल AB, मानव का AB ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक ही अपवाद या आलोचना है, वो है लिंकेज, सहलगनता। मेंडल के अनुसार लक्षण की अभिव्यक्ति स्वतंत्र होती है, इसलिए स्वतंत्र अपव्यय का नियम कह दिया, परंतु इसके अनुसार साथ साथ जाते हैं। सो यह आपका चैप्टर जो जेनेटिक्स था, चैप्टर 3 था, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो जो चैप्टर है आपका वो है चैप्टर 4 और चैप्टर का नेम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।